कश्मीर के विधानसभा चुनाव की, जहां पर 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है और अब वो बारी आ चुकी है जब राजनीतिक पार्टियां आपस में मिल बैठकर टिकटों का बंटवारा करने में जुटी हुई हैं। हम आज बात करेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि महज एक दिन पहले यानी कल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन फाइनल हुआ, लेकिन गठबंधन की मॉडलिटीज अभी तय हो रही हैं और यही कारण है कि दोनों पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की जिस सूची को कल ही आ जाना था, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह के संकेत दिए थे कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने वाली है, वो अब तक हमारे सामने नहीं आई है। तो ऐसे में आखिर आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ है, तो उसकी मॉडलिटीज कब तक पूरी तरह से तय होंगी और उम्मीदवारों की पहली सूची हमारे सामने कब होगी, फाइनल सूची आने में कितनी देरी अभी बाकी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी जुड़ चुके हैं सीधे श्रीनगर से। आपका स्वागत है अशरफ भाई चुनाव आज तक में। मैं आपसे ही समझना चाहूँगा सबसे पहले कि आखिर हमको अपडेट दें कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा था फारूक अब्दुल्ला ने कि वो सूची आने वाली है, उसका क्या हुआ? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे पर क्या कोई पेंच फंसा हुआ है? लेटेस्ट अपडेट इस बारे में क्या है? आशुतोष, बिल्कुल पेच फंसा हुआ है, वो भी कश्मीर में कुछ सीटों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जो कांग्रेस यहाँ गाठी में यानी कश्मीर में मांग रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ किया था जब वो खड़गे के साथ कश्मीर दौरे पर आए थे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि गठबंधन जरूर होगा, लेकिन उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इज्जत और मान का जो ध्यान जरूर रखा जाएगा। तो जाहिर है कि उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की कि जो स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, उन वो जो सीटें मांग रहे हैं कश्मीर में वो उनको दी जाए। आज उमर अब्दुल्ला ने पहला नामांकन जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए जो भरने की प्रक्रिया आज से पहले चरण के लिए शुरू हुई है। तो सकीना यतू जो कि एक महिला नेता है, काफी पुरानी नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके पिता भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता थे, और उनका नामांकन जो है नूराबाद से भरते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस बात को माना कि गठबंधन है, सभी की सभी 90 सीटें जो विधानसभा की जम्मू कश्मीर में हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन उस पर है, लेकिन कश्मीर में कुछ अड़चने हैं, कुछ सीटों को लेकर जो स्थानीय लीडर है कांग्रेस के, वो चाहते हैं वो वहां से चुनाव लड़े, जबकि हमारी पार्टी और हमारे नेता भी चाहते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि ये मामला जो है बहुत जल्द जो है निपटाया जाएगा, अभी कोई जल्दी नहीं है। जहां जहां पर नामांकन भरने की बारी आएगी वो मामला तय हो चुका है, हो गया है, और अभी बाकी जगहों पर नामांकन भरने में कुछ समय है। लेकिन फिलहाल गठबंधन बना हुआ है, लेकिन कश्मीर में जो ये विवाद है कुछ विधानसभा क्षेत्रों को लेकर, उसको बहुत जल्द सुलझाया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला से जब सवाल पूछे जा रहे थे तो हमने उनको सुना, तो कहीं ना कहीं से एक किस्म की झल्लाहट भी उनके लहजे में थी। जब उनसे पूछा गया सीट बंटवारे से जुड़ा हुआ सवाल, तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसी क्या जल्दी है कि सीट बंटवारा तुरंत हो जाए या तुरंत उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ जाए। तो आखिर हम समझना ये चाह रहे हैं कि पेंच कितनी सीटों पर फंसा हुआ है। उन्होंने ये तो दावा किया कि अधिकतर सीटों पर हमने अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई है, लेकिन कितनी सीटों पर फंसा हुआ है ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी अहम बात वो ये कि जब सीट बंटवारा होगा तो कांग्रेस की तरफ से जो 50-50 का फॉर्मूला जो कांग्रेस आइडियली चाहती है अपने लिए, यानी 90 सीटों में से 45 सीटें कांग्रेस को दी जाएं और 45 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़े, क्या इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस सहमत होगी? लगता है कि 45-45 वाला मामला नहीं होगा, 40 और 50 वाला मामला रहेगा। उस पे हो सकता है कि राहुल गांधी ने जो है ग्रीन सिग्नल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया हो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ जो जहां तक आपने पूछा कि पेच कहाँ फंसा है, पेच कश्मीर की कुछ सीटों पर फंसा है, जिनमें से खासतौर से श्रीनगर शहर के बटमालो की विधानसभा सीट है, जिस पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा लड़ना चाहते हैं चुनाव, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर की सभी विधानसभा सीटों पर जो हैं अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। उसी तरह उड़ी का मामला है जो नियंत्रण रेखा से सटा
इलाका है बारामूला जिले में, वो विधानसभा सीट आती है। वहां पर कांग्रेस चाहता है कि ताज मोहिदीन, जो कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी को छोड़कर वापस कांग्रेस में आए हैं, वो वहां से उनको मैंडेट मिले। उन्होंने वहां से प्रतिनिधित्व किया भी है पहले विधानसभा में, और मंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर सरकार में ताज मोहिदीन। तो उन को सीट जो है वहां पर दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता शफी उड़ी के नाम से जाने जाते हैं, वो भी वित्त मंत्री रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों में। उनके बेटे को टिकट नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी वहां से देना, जबकि कांग्रेस चाहती है कि ताज मोहिदीन को वहां टिकट मिले। और तीसरी जो है दक्षिण कश्मीर के कुछ सीटें हैं, 2 सीटें हैं जहां पर अभी पेच फंसा हुआ है। उनमें एक तो डूरू शाहबाद की एक सीट है, दूसरी और एक सीट वहीं अनंतनाग जिले की है, और वहां पर जो है फिलहाल बातचीत चल रही है। लेकिन मेरी बात दोनों पार्टियों के नेताओं से हुई है। लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की मध्यस्थता से ये मामला तय हो जाएगा, और फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी और खड़गे जिनके घर में वो मिलने आए थे, उनकी जो मांग या उनकी जो राय है जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर, उसका सम्मान रखा जाए। और ये जो कॉम्बिनेशन जब मैदान में उतरेगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो आपको क्या लगता है इसमें प्रोजेक्शन होगा किसी चीफ मिनिस्टेरियल फेस का? क्या खुद फारूक अब्दुल्ला इसके दावेदार होंगे, या फिर अभी कुछ नहीं कहा जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर कहें तो उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव हारा, वो फिलहाल कहीं पर बिजी नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिया था कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनावों की घोषणा के दिन ये कहा था कि वो जिंदा है, वो चुनाव लड़ेंगे और वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है। वो उमर अब्दुल्ला ने उस बात का जिक्र किया कि उनकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं पिछले 2 साल के दौरान, और उनको ज्यादा घुमा फिरा नहीं, वो तो अब एग्रेसिव हैं, जाते हैं दाएं बाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र और सेहत जो है वो फारूक अब्दुल्ला के आड़े आ रहा है। तो माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला ही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे इस गठबंधन का। और उमर अब्दुल्ला पर पहले भी कांग्रेस यूपीए में आजमा चुकी है, उनको पूरा समर्थन दिया था तब सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्षा थी, जब उमर अब्दुल्ला पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के समर्थन से 2008 के चुनावों के बाद। तो उस बीच जो है लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला ही दोनों पार्टियों की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास गुलाम नबी आजाद जैसा चेहरा नहीं है जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, चाहे जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, उस लेवल का कोई नेता फिलहाल कांग्रेस में नहीं नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री का पद आने वाले विधानसभाओं में चेहरा भी बने और वो पद संभाल भी सके। क्योंकि माना जा रहा है कि जिस अंदाज से दोनों पार्टियां कॉन्फिडेंट है, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कि अब की बार जो है विधानसभा चुनावों में वो बाजी मारेंगे। और उसके पीछे एक दलील ये भी है कि जो हाल ही में, ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 महीने पहले लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, उसमें सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी। तो जाहिर है कि उस चीज और उस आंकलन को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी उम्मीद है कि उनकी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में इन विधानसभा चुनावों के बाद बनकर आएगी। लेकिन आशुतोष, एक दिलचस्प डेवलपमेंट जो आज अभी कुछ देर पहले हुई है, जिस अंदाज से अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को वापस लाने का वादा किया है लोगों से, और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ये साफ किया कि जब जम्मू कश्मीर असेंबली का गठन होगा, पहला प्रस्ताव जो पास होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का वो यही होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था वो गैर कानूनी था, वो लोगों और नेताओं की मर्जी के बिना लिया गया था फैसला। तो उसको रिवोक करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला प्रस्ताव। उस पर गृह मंत्री अमित शाह काफी भड़के हैं। उन्होंने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं, खासतौर से राहुल गांधी से, कि आखिर आप ये साफ कर दीजिए जनता को, देश को, कि क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मांग के साथ हैं कि 370 को वापस
दिया जाएगा जम्मू कश्मीर की जनता को। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या आप चाहते हैं, यानी कांग्रेस क्या चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रहे और देश का झंडा अलग रहे। तो कई सारी बातें जो हैं वो पूछी हैं कांग्रेस से गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन अब दिलचस्प ये होगा कि क्या कांग्रेस इसका जवाब देता है। हालांकि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद कहीं पर भी और किसी मंच पर भी ये नहीं कहा कि 370 जो है वो वापस लाया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में भी और कश्मीर में भी ये कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किसी भी हाल में और किसी भी सूरत में किया जाएगा। और दूसरी तरफ उन्होंने जो यहाँ पर भावुक बातें कही राहुल गांधी ने कि उनको खून का रिश्ता है कश्मीर से, वो कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करते हैं और कश्मीर के लोगों ने बहुत सहा है, जुल्म किया है, उस जुल्म को वो दूर करेंगे। तो उन्होंने 370 वापस लाने की बात नहीं की। हमने कोशिश की थी कांग्रेस के कई नेताओं से पूछने की कि 370 को लेकर उनकी क्या है। उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति साफ है। उन्होंने 370 हटाया गया, उसके बाद उन्होंने उस पर जो है अपना ये साफ कहा है कि जो स्टेटहुड है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिलनी चाहिए। बाकी चीजों पर फिलहाल उनकी पार्टी की तरफ से कुछ न कहा गया है, ना ही कोई वादा लोगों के साथ किया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है यहाँ पर अशरफ की, क्या अब ये जो मुद्दा जो अमित शाह ने वहाँ पर उठाया है ये कांग्रेस को घेर पाएगा और कांग्रेस इस पे अनकंफर्टेबल होगी? क्योंकि चुनाव सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, बल्कि जम्मू रीजन में खासतौर से बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा भुनाने की कोशिश करेगी, बल्कि और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आशुतोष, एक दिलचस्प चीजें जो सामने आई लोकसभा चुनावों के बाद, सबसे पहले अयोध्या में बीजेपी का हारना, क्योंकि राम मंदिर पिछले 5 साल में जो बीजेपी की सरकार थी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसकी पहल की गई, फिर कोर्ट ने वो आदेश दिया, या वो बहुत पुराना एक मैनिफेस्टो था बीजेपी का, और उसी के साथ साथ 370 हटाना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि मान रही थी बीजेपी। लेकिन कुछ दिनों के लिए जब 370 हटाया गया था, देश में जश्न मनाए गए, न सिर्फ जम्मू लद्दाख में बल्कि महाराष्ट्र तक, जिनको जम्मू कश्मीर की राजनीति या 370 के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो कुछ न कुछ ये लग रहा था कि 370 हटने के बाद शायद बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और राम मंदिर बनाने के बाद पूरे देश में। लेकिन जिस अंदाज से अयोध्या की सीट हार कर और बीजेपी का प्रदर्शन जो उत्तर प्रदेश में रहा, उससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिला कि राम मंदिर पर जो है वोट नहीं बीजेपी हासिल कर पाई वो बनाने को लेकर। तो ऐसा ही कुछ हवा जो है इस बात को लेकर भी है कि क्या 370 हटाने के बाद बीजेपी को वोट मिलेंगे देश में। तो कम ही लगता है, क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि 370 हटने के बाद जो माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में होगा, देश के बाहर के लोग आके यहाँ जमीन खरीदेंगे, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पर सब तरह की चीजें बदल जाएंगी, काया पलट हो जाएगी, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार की कोशिशों और यहाँ पर प्रशासन के चलते जो है किसी हद तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कर्ब किया है। लेकिन ये भी इतिहास रहा है जम्मू कश्मीर में कि कभी किसी भी वक्त जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। अभी फिलहाल जिस अंदाज के मेजर्स लिए हैं सरकार ने और प्रशासन ने, वो एक मामला हुआ। दूसरा मामला ये था कि जो आतंकवाद को लेकर सबसे बड़ी दलील थी कि आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों के दौरान जिस अंदाज से जम्मू के इलाके में आतंकवाद ने फिर पनपना शुरू किया है, सुरक्षा बलों पर, सेना पर आतंकी हमले हो रहे हैं। पिछले 4 महीने के दौरान 60 जो है सेना और सुरक्षा बलों के जवान अलग अलग मुठभेड़ों और हमलों में शहीद हुए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में भी, जम्मू कश्मीर में भी ये आवाज हुआ है कि 370 हटने के बाद जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं 370 के मुद्दे पर अब मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि देश में ये मुद्दा कोई बड़ा अब रहा नहीं। जब हटाया गया था तब शायद कोई मुद्दा था, या जब हटा नहीं था तब कोई मुद्दा था। लेकिन ये भी लोगों को पता है कि 370
रहने से और 370 ना रहने से जम्मू कश्मीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीमाओं पर तब भी हमारी सेना तैनात थी, अब भी हमारी सेना तैनात है। पूरा दखल जो है देश का जम्मू कश्मीर को लेकर तब भी था, अब भी है। लेकिन एक विशेष दर्जा यहाँ और कुछ रियायतें जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रही थी, जिनको लेकर अब यहाँ के क्षेत्रीय दल जो हैं पूरी अपनी राजनीति कर रहे हैं। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि पीडीपी ने ये भी कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले कि केंद्र को 370 सूद समेत यानी विद द इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा। अल्ताफ बुखारी ने भी अपने मैनिफेस्टो में, जो अपनी पार्टी है अनुच्छेद 370 हटने के बाद बनी है, उन्होंने भी कहा कि वो लीगल गारंटी देंगे लैंड राइट्स को जम्मू कश्मीर में और जॉब राइट्स को। तो कहीं ना कहीं लगता है कि 370 अब इतना बड़ा मुद्दा जो है हटाना जम्मू कश्मीर की राजनीति में, तो पहले कोई असर उसका था ही नहीं, तो लेकिन देश की राजनीति में भी मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा, चाहे फिर झारखंड के चुनाव हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो या फिर हरियाणा के। जी, ये एक आकलन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये जवाब देने में मुश्किलात ज़रूर पेश आएंगी अगर ये सवाल बीजेपी बार बार उनसे पूछेगी। बहरहाल हम लौटते हैं इसी गठबंधन के ऊपर और सीट बंटवारे पर। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि कल जब फारूक अब्दुल्ला ने इस गठबंधन की कोalition की घोषणा की थी कि कांग्रेस के साथ हमारा तालमेल हो रहा है, तब एक सवाल उनसे पूछा गया था और वो सवाल था पीडीपी को लेकर, और इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि आवर डोर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर एनीबडी। तो अब इस बारे में क्या अपडेट है? क्या हम ये माने कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो सकती है, या ये चीज़ सिर्फ पोस्ट पोल के लिए ही फिलहाल अभी कहना मुनासिब होगा? और दूसरी अहम बात वो ये कि जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो गया तो क्या पीडीपी की चिंता निश्चित रूप से और बढ़ गई होगी? तो पीडीपी चुनावी मैदान में अकेले उतरने जा रही है, या पीडीपी का भी कोई गठबंधन हमें देखने को मिल सकता है? अगर पीडीपी की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती ने जिस अंदाज से भारत जोड़ो यात्रा में अपनी मां के साथ, अपनी बेटी के साथ जाकर राहुल गांधी का स्वागत किया था, उसके बाद फिर जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस की किया था, लेकिन तब भी पीडीपी ने जम्मू की 2 सीटों पर बिना किसी शर्त के या बिना किसी मदद के कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। पीडीपी के लिए आपको ये भी समझना जरूरी होगा, पीडीपी के जो पैट्रॉन थे जिन्होंने पीडीपी बनाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो अब नहीं है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के और गृह मंत्री भी देश के रह चुके थे वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे एक जमाने में, और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 60, 70 और 80 की बात है। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के जितने भी नेता हो, खासतौर से गांधी परिवार हो, उनको वो सब याद है। और कांग्रेस के बगैर अब कोई चारा पीडीपी के पास नहीं है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और यहाँ पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई ये चल रही है कि आखिर लोग किसके साथ हैं। पीडीपी को जरूर झटके कुछ हो गए थे अनुच्छेद 370 हटने के बाद, खासतौर से जब बीजेपी के साथ उनकी गठबंधन सरकार बनी और फिर जब वो सरकार गिरी, कई सारे उनके प्रमुख नेता जो हैं वो बड़े चेहरे जो हैं वो पीडीपी छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, कुछ लोग दूसरी पार्टियों में चले गए। लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति, खासतौर से कश्मीर की राजनीति में महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पिछले अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस जिद के साथ महबूबा मुफ्ती ने काउंटर किया केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार की नीतियों को, बीजेपी को, वो साफ दर्शाता है कि बीजेपी के साथ उनका कोई अलायंस चुनावों के बाद भी नहीं होगा, या उसका दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहा है, जिस तरह से उन्होंने 2014 में सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में जो है अनुच्छेद 370 हटने के बाद संबंध जो है कई बेहतर हुए। वही कारण था कि गुपकार अलायंस भी बना था, जिसके प्रमुख 2 दल यही थे, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस था और दूसरा पीडीपी था। वो गठबंधन अभी भी बरकरार है। यदि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ विधायकों की कमी हो जाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन में, तो लगता है कि महबूबा मुफ्ती वो समर्थन उनको दे देंगी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, एक तो अपनी पार्टी बचाने के लिए और दूसरा अपना वजूद और अपनी पार्टी का वजूद कायम रखने के लिए। तीसरी बात यह है कि पीडीपी को हम छोटा सा प्लेयर नहीं मान सकते हैं इन चुनावों में। कुछ विधानसभा सीटें मुझे कश्मीर में दिख रही हैं साफ तौर से, जहां पर जो है
पीडीपी बेहतर कर सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव जो आए थे, 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी बढ़त थी। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में वो बढ़त और बढ़ेगी, क्योंकि विधानसभा में उम्मीदवार और पार्टी जो है, स्थानीय पार्टी या रीजनल पार्टी हम कहेंगे, वो बड़ा मैटर करती है। तो जिस अंदाज से महबूबा मुफ्ती ने अब कमान और जो पूरा कंपेन जो है अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के पास दिया है, और इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां के लिए यानी महबूबा मुफ्ती के लिए लोकसभा प्रचार किया था बहुत एग्रेसिवली, और लोगों को जोड़ने में, खासतौर से महिलाओं को अपनी ओर वो कामयाब किसी हद तक रही थी। तो लगता है कि विधानसभा चुनावों में भी वो खासतौर से महिला वोटर्स को अपनी ओर खींचने में बहुत कामयाब रहेगी, और वुमन वोट जो है या महिलाओं के वोट जो हैं वो बड़े मायने रखते हैं किसी भी चुनाव में, खासतौर से विधानसभा चुनाव। और यहाँ अब हम अगर कांग्रेस की बात करें तो आप देखें अशरफ की हर विधानसभा दर विधानसभा उनका चुनाव में जो उनका वोट परसेंट है वो घटा है और उनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हुई है। जम्मू और कश्मीर में शायद 1983 का ही एक चुनाव था जिसमें कि 30% के आसपास कांग्रेस को वोट मिला, और पिछले विधानसभा चुनाव में तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा। तो नेचुरली कांग्रेस को यहाँ पर ज़्यादा दरकार नज़र आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इस बात से आप सहमत हैं? और क्या गुलाम नबी आज़ाद जैसा बड़ा चेहरा कांग्रेस के साथ न होना पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह स्थिति है, और ऐसी कोई स्थिति हमको चुनाव से पहले देखने को मिल सकती है जब गुलाम नबी आज़ाद के सुर कांग्रेस के लिए नरम हो, या किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिले? आशुतोष, दिलचस्प बात जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जब से विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, गुलाम नबी आजाद काफी खामोश बैठे हुए हैं और उनकी पार्टी भी खामोश बैठी हुई है। ना उन्होंने ये कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, ना उन्होंने ये कहा कि कहां से उम्मीदवार उतार रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के लिए जो है नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। तो ये इतना जरूर है कि उन्होंने बड़ी खामोशी रखी है फिलहाल इन चुनावों में। जब पार्टी उन्होंने 2 साल पहले बनाई थी, जिस एग्रेशन के साथ वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, हर एक गांव इलाके में जा रहे थे, लीडर उनको ज्वाइन कर रहे थे, लीडरों ने वहां से निकलकर कांग्रेस में वापस जाना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि गुलाम नबी आजाद ही न सिर्फ उनके जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा चेहरा थे, जहां पर वो जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर सकती थी या तैयारी शुरू कर सकती थी। दूसरी तरफ ये था कि गुलाम नबी आजाद का जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है, उन्होंने सभी जो खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर सब राजनीति जो है बहुत करीब से देखी है, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में 70 के दशक 75 से होती थी, जब इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ, उसके बाद बाकी सब चीजें, तो वो उन चीजों के गवाह है, उनको ये पता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गांधी परिवार उनको जिस अंदाज से उन्होंने अपमान किया था राहुल गांधी का, लेकिन फिर उसकी तारीफ भी की कि वो बेहतर नेता साबित हुए, जिस अंदाज से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को फ्रंट से लीड किया जबकि सब किनारा कर रहे थे कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं जो है उस इंतजार में अभी भी गुलाम नबी आजाद आने वाले 1 हफ्ते तक रह सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अभी देख लीजिएगा जो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कांग्रेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो है ये चीजें जो हैं ये कांग्रेस को कई बार सोचने पर मजबूर करेगी कि इन चीजों का जवाब देने के लिए शायद गुलाम नबी आजाद से बेहतर कोई हो नहीं सकता है या हो सकता था। तो लेकिन यही है जो हमारी भी अंदर अंदर परिवार से बात हो रही है, चाहे फिर गुलाम नबी आजाद का परिवार हो या गुलाम नबी आजाद हो या फिर उसके जो करीबी हैं या कांग्रेस में जो करीबी हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं, तो सब यही चाहते हैं कि अगर इस तरह की घर वापसी गुलाम नबी आजाद की हो सकती है तो वो गांधी परिवार के स्तर पर भी हो सकती है। उसमें खड़गे जी या जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के या कोई वरिष्ठ नेता, कोई उसका रोल नहीं हो सकता है। और ये भी एक हकीकत है कि गांधी परिवार और गुलाम नबी आजाद के रिश्ते काफी गहरे रहे हैं, घरेलू संबंध दोनों परिवारों के रहे हैं।
लेकिन उनमें खटास आ गई जब आजाद ने पार्टी छोड़ी। लेकिन आ, इतिहास इतिहास होता है। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, कई बार सोनिया गांधी बतौर यूपीए अध्यक्षा कश्मीर आई, उनके घर गई, उनके साथ रही। यहाँ तक कि जो गुलाम नबी आजाद को एक क्रेडिट दिया जाता है जम्मू कश्मीर में कि यहाँ का जो विश्व प्रसिद्ध टुलिप गार्डन है, उसका विस्तार और उसका जो एक्सपेंशन था, उसको एक टूरिस्ट मैप पर लाने की जो कवायद थी, वो सोनिया गांधी की सलाह से ही उन्होंने शुरू की थी। तो ये जाहिर है कि ये अब इसमें कहाँ से शुरुआत होंगी, तो ये देखना अभी भी दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि शायद आज इसकी डीपीएपी की लिस्ट भी आने वाली थी। ऐसी कोई खबर थी कि गुलाम नबी आज़ाद की पहली सूची आज आएगी? ऐसी तो हमारे पास कोई खबर आई नहीं है। उस पार्टी में अब कौन उस पार्टी को चला रहा है बहुत कम समझ रहा है। गुलाम नबी आजाद दिल्ली में बैठे हैं, वो कश्मीर में भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक फिलहाल जो है साफ पार्टी का स्टैंड स्थिति नहीं हो रही है। और वो एक ही व्यक्ति साफ कर सकता है, गुलाम नबी आजाद, कि आखिर उनका जो फ्यूचर कोरस अबाउट जम्मू कश्मीर असेंबली क्या है, चुनावों के बारे में क्या है। और ये भी एक हकीकत है कि अगर इस वक्त गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में लड़ते हैं तो एक दो सीट पर वो शायद जो है कुछ बढ़त बना सकते हैं। बाकी जगहों पर या बाकी सीटों पर ना ही उनके पास नेता है और ना ही उनके पास पार्टी कैडर है जो जिस एग्रेशन के साथ जब पार्टी बनी थी तब थे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है अब गुलाम नबी आजाद की पार्टी के लिए उस स्टेचर के लीडर के लिए इन विधानसभा चुनावों में लड़ना और अपने उम्मीदवार खड़ा करना काफी मुश्किल होगा। चलिए, तो शुक्रिया करेंगे आपका अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प इस बार होने जा रहे हैं और अब ये करीब करीब तय माना जा सकता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें वो एक पोटेंट गठबंधन के तौर पर सामने आएगा। लेकिन अगर कोई कमी रही, जैसा अशरफ ने हमें बताया, तो पीडीपी बाद में सहयोग कर सकती है, यानी पोस्ट पोल अलायंस जैसी बात देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी प्री पोल जैसी बात फिलहाल नजर नहीं आ रही। जहां तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संबंधों की बात है, संबंध अभी ठीक ठाक हैं। सीटों का बंटवारा भी ज़्यादातर सीटों पर हो चुका है और चंद सीटें जो बची हुई हैं उन पर अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्द हमारे सामने होगी, क्योंकि 27 तारीख से पहले तक किसी भी सूरत में दोनों को अपनी उम्मीदवारों की सूचियों को सामने लाना होगा। तो आज की चुनावी चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चुनावी चर्चा में रोज शाम 5 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें किसी अहम चुनावी विषय पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी और हमारी कोशिश होती है कि उस राजनीतिक घटना और खबर से जुड़ी सारी पेचीदगियां, सारी बारीकियां आप तक पहुंचाई जाएं। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।